नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में एक आतंक की दस्तक की शुरुआत आज सुबह ही होती है। आतंक शब्द सिर्फ हिंसा या कहें सीमा पार के आतंक से जोड़ा जाए या लगातार होती मौतों के साथ भी अब खौफजदा समाज से भी जोड़ दिया जाए। 3 घटनाएं आज एक के बाद एक नजर आई जो कहीं ना कहीं दहशत पैदा करती है। हरदा में 2 ट्रेनों का उलटने की जानकारी सुबह मिली। हालांकि देर रात यह हादसा हुआ था, 28 की मौत हो गई। उधमपुर में पकड़ा गया वो शख्स जो सीमा पार से आया था। एक तरह से कहें तो ये कसाब के बाद दूसरा शख्स है जो कि कासिम के तौर पर, आतंकवादी के तौर पर इसकी पहचान। और तीसरी स्थिति कराची की है जिसमें क्रिकेट खिलाड़ी अकरम की गाड़ी पर निशाना साधा गया था। जरा समझने की कोशिश कीजिए, कासिम खान का मतलब क्या है। पकड़ा गया जो आतंकवादी है, उसकी पहचान जो निकल कर आई उसमें यही था कि वह फैसलाबाद के इलाके से निकला है। फैसलाबाद से निकलकर किस रूप में, किस तरीके से पहुंचा, एक तस्वीर उसकी भी देखिए, तब बात की जाएगी एक दूसरी तस्वीर की। गुलाम मोहम्मद अबद कॉलोनी, फैसलाबाद, पाकिस्तान, यही पता उसने बताया और यही जानकारी निकल कर आई। कई संकेत इस पर रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। दरअसल आतंक का चेहरा इस दौर में क्यों लग रहा है, बदल रहा है, लेकिन बावजूद इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो 23 तारीख को बातचीत करने वाले हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी। लेकिन तस्वीर दरअसल देश के भीतर लाइफलाइन अगर डगमगाने लगे तो क्या होगा। तो आतंक के साए में आतंक का चेहरा अगर आतंकवाद के जरिए देखा जाए तो खौफजदा समाज के भीतर चेहरा एक नया हम आपको दिखलाते हैं। समझिए रेल का मतलब क्या और रेलगाड़ी के सफर का मतलब क्या। ये तस्वीर रेल एक्सीडेंट की है जो कल रात हुई। लेकिन सवाल यही है, इस एक्सीडेंट को देखने के बाद क्या सरकार की संवेदना कांपी? 10 मिनट के भीतर हरदा के करीब इटारसी मुंबई रेलवे ट्रैक पर 2 गाड़ियां पटरी से उतर गई। और पटरी से इसलिए उतर गई क्योंकि पटरी के नीचे की जमीन खिसक गई। और जमीन इसलिए खिसकी क्योंकि वहां पर पानी आ गया। कितने लोग थे आपके परिवार के? और अभी कितने लोगों को आपको मिल चुके हैं? सब मिल गए, सबकी डेड बॉडी मिल गई। चाची थी, फूफा जी थे, मिसेज थे, 2 बच्चे थे, नानी थी, दादी थी, मामा की लड़की थी। अब जरा सोचिए, जिस देश में लाइफलाइन रेलवे हो वहां पर इस तरीके से अगर पानी आने भर से जमीन खिसक जाए और उस हादसे में 28 से ज्यादा लोग मर जाएं, 2 दर्जन से ज्यादा घायल हो जाएं और उसके बाद हर घायल का दर्द अपने तरीके से इस देश की जनता सुने, बावजूद इसके सरकार ये कहे परेशान तो वह भी है, तो मानेगा कौन? क्योंकि 28 लोगों के दर्द का सवाल यहाँ पर नहीं है। मौत की तादाद रेलवे एक्सीडेंट में इतनी ज्यादा हो चली है कि आंकड़े देखकर डर लगता है। मसलन एनसीआरबी के आंकड़े ही बताते हैं कि पिछले बरस यानी 2014 में 27,581 लोग रेलवे से संबंधित हादसों में मारे गए और 2,457 रेलवे क्रॉसिंग हादसे हुए, जिसमें 2,575 लोग मारे गए जबकि 126 घायल हो गए। और 2014 में रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसे 2013 के मुकाबले 83.5% अधिक हुए। अब जरा सोचिए, हरदा में 28 लोग मारे गए तो उनकी जान की क्या कीमत, जबकि 2014 में 27,581 लोग मारे गए, लेकिन चर्चा कहीं किसी सभा में नहीं हुई या कहें लोकसभा में भी नहीं हुई। हालांकि विपक्ष इन हादसों पर सरकार को घेरता रहा। राज्यसभा में रेल मंत्री ने बयान भी दिया और सरकार का कहना है कि चूंकि अचानक फ्लैश फ्लड आ गया था, इस वजह से मिट्टी बह गई और ट्रैक कमजोर होने की वजह से झूलने लगा, तो वो क्या कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये प्राकृतिक कारणों से हुआ है, मानवीय भूल के कारण नहीं हुआ है। ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ भी होती है, अगर सड़कें भी हैं तो पानी में इरोजन होता है। ये ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टी है और ये सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो सवाल यही है, अगर बाढ़ के पानी से ट्रैक इस तरह कमजोर होंगे
तो ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा होगी कैसे? और ट्रैक को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो फिर प्राकृतिक आपदा का हवाला देकर सरकार बच कैसे सकती है? एनडीए की सरकार जब आई है उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बदल दी हैं, वो गलत है। सेफ्टी पे और लोगों जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुविधाओं पे पहले देना चाहिए, ना कि हमें और बड़ी बड़ी बातें पहले करनी चाहिए। लेकिन सवाल अब सिर्फ हादसे भर का नहीं है, क्योंकि सच यही है कि हिंदुस्तानी ट्रेन का मुसाफिर जान हथेली पर रखकर ही सफर करता है। और इन सब के बीच सपने ये दिखाए जाते हैं कि मुंबई अहमदाबाद ट्रैक पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जिस पर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च भी हो जाएगा। अब सवाल यही है, एक तरफ जहन में बुलेट ट्रेन और दूसरी तरफ जान हथेली पर रखकर देश की लाइफलाइन यानी रेलगाड़ी पर सफर। और इन सब के बीच छोटे छोटे ट्रेन हादसों में मरने वालों की संख्या जब हजारों में पहुंच जाए, फिर भी किसी के कान में जू ना रेंगे तो फिर क्या कहा जाए? संवेदना किसी की झकझोरती है? जो कल रात 28 लोगों के मरने पर सरकार की संवेदना जागी होगी? यकीनन नहीं। संजय शर्मा के साथ अमित जैन, हरदा आज तक। रेल का तो माना इस देश के भीतर लाइफलाइन ही जाता है, लेकिन हमें लगता है आज जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मौत का सिलसिला रेलवे गाड़ी में सफर करना या रेलवे पटरी पर पार करते वक्त मरना। 2006 में 25,927 लोग मर गए, 2007 में 25,970 लोग मर गए, 2008 में 26,348 लोग मर गए, 2009 में 25,973 लोग मर गए, 2010 में 27,000, आंकड़ा बढ़ रहा है, 27,798 लोग मर गए, 2011 में कुछ कम हुए, 25,006 लोग ही मरे, और 2012 में 26,332 लोग मरे। 2013 2 बरस पहले 27,765 लोगों की मौत गई, और पिछले बरस का आंकड़ा हमने दिखाया था, फिर देख लीजिए 27,581। देश भर के रेल हादसों को सबको जोड़कर लाकर रख रहे हैं। उसके बाद सवाल ये नहीं है कि प्राकृतिक हादसा है या मैनुअल है या कहीं किसी की गलती हुई है, चूक हुई है। सवाल है फिक्र इस देश के भीतर मौतों को लेकर होती किसे है, ये सवाल है। और इन सवालों के बीच हम आपको दोबारा लिए चलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जरा नक्शे पर समझने की कोशिश कीजिए, वो फिदाइन था या आतंकवादी था, हो जो भी, लेकिन फैसलाबाद से उधमपुर का रास्ता कोई नजदीक का नहीं है। फैसलाबाद से वो शख्स निकले, बीच में देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल लाल रंग की आपको दिखाई भी दे रही होगी। और फैसलाबाद के जिस रिहाइश कॉलोनी में रहता है उसकी एक अपनी पहचान है, गुलाम मोहम्मद अबद कॉलोनी। रिहाइश ऐसी है, यहाँ पे रईस भी रहते हैं। फैसलाबाद, इसका मतलब है फैसलाबाद में जिस वक्त हाफिज सईद की रैली होती है, वो फैसलाबाद से अगर प्रभावित होता है तो वहाँ से मुर्द के लश्कर का हेडक्वार्टर जाता है। वहाँ पर जो भी ब्रेन वॉश होता है या वहाँ से जो ट्रेनिंग होती है वो उसे मुजफ्फराबाद लेकर जाती है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। और वहाँ से अगर उसकी एंट्री होती है, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, क्या वो पुछ के जरिए वहाँ से होते हुए गया, उधमपुर तक पहुँचा। ये सारी परिस्थितियाँ बतलाती हैं कि किस तरीके से ये एंट्री हुई होगी। लेकिन जिस चेहरे को जरा कोशिश कीजिए पढ़ने की, वो शख्स से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। कई सवाल आपके जहन में आएंगे, इन सवाल जब आपको सुनने के बाद उसके बात होगी, लेकिन पहले सुनिए जरा। कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन हुए। कितने बंदे थे? दो ही थे। नहीं, असली बात था कितने थे? नहीं तो ना। इधर कैसे पहुंचे आप? इधर जंगल। अभी आपने कितने बंदों ने घुसपैठ की है? नहीं, ऐसे खाना पीना कौन देता है आपको जब आपको इतनी देर लगता कौन है आपको? खाना पीना क्या है? घर में सुबह का खिला लेते हैं, ऐसे आपको पनाह देते हैं लोग। इधर देख लो, वो तो 3-4 दिखी लग रहा इतने दिन से कहाँ रुका मैं तो नहीं कहीं, पाकिस्तान से अभी आए थे ऑर्डर से। ना 2 दिन हो गए। फिर हम नीचे उधर सड़क पे जम्मू, फिर उधर से गाड़ी पकड़ी है। नहीं, तार काट के आए भाई आप? ठीक पोस्टें थी उनकी, ना तार नहीं काटी, हमारे पास क्या था जो तार काटे। आगे का क्या प्लान था? आपने कहा 15 अगस्त के ऊपर अभी पकड़ा गया हूँ, आगे क्या करना देखो। अभी नहीं हो गया, आप नहीं पकड़ा होता तो क्या करना था आगे? नहीं, कहाँ श्रीनगर जाना था आपने? ना उधर क्या। पत्रकारों का समूह सवाल कर रहा है, मासूमियत के साथ वो शख्स जवाब भी दे रहा है। कल्पना कीजिए दुनिया में ऐसे कितने आतंकवादी होते हैं जो जिंदा पकड़े जाते हैं इस तर्ज पर जब कोई संगठन फिदाइन भेजता है, और उसके बावजूद भी इस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं। मतलब इस पे आएंगे हम। दरअसल आतंक का चेहरा बदल रहा है। क्या अश्वनी, कहाँ रखा गया है? जम्मू लाया गया है कासिम को?
ये इसको जो रात को अभी यहाँ से शिफ्ट किया, उधमपुर से जम्मू लाया गया और यहाँ पर जो है पूरी इंटरोगेशन हो रही है। जहां तक हमारे पास इतला है कि उसको पूरी रात सोने नहीं दिया जाएगा और पूरी इंटरोगेशन दी जाएगी। जिस तरह से वो बता रहा है वो सारी जो है खबरें गलत बता रहा है। में कौन कौन सी एजेंसी है? ये अभी तक जो जिस तरह से लग रहा है कि अभी एनआईए सुबह पहुंचेगी यहाँ पर, बाकी स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी, बीएसएफ इंटेलिजेंस एजेंसी, आईबी, राब, बाकी सारी जो एमआईए जितने भी बड़े बड़े जो जनरल थे आज वहां पर पहुंचे हैं उधमपुर में और जम्मू सारे शिफ्ट हो गए हैं। जेएंडके पुलिस एक मिनट अश्विनी, आपने बड़ा बढ़िया जिक्र किया कि आईबी, रॉ और एनआईए भी पहुंचेगी। इसके मतलब बहुत साफ है कि भारत इसकी संवेदनशीलता को समझ रहा है कि इस तरीके से कोई टेररिस्ट का जिंदा पकड़े जाने के बाद सवाल सिर्फ एक सबूत का नहीं है बल्कि उस मॉडल और उस आतंक के तरीके को पकड़ने का है। क्या जिसको लेकर कश्मीर घाटी में भी बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शहरी युवा आतंकवाद की तरफ क्यों प्रभावित हो रहा है, उस दिशा में क्यों जा रहा है? क्या ये वही दिशा है? क्योंकि फैसलाबाद का इलाका तो इसी रूप में जाना जाता है जो आधुनिक शहरी इलाका है। लश्कर किस रूप में टेररिज्म को लेकर बदल रहा है, रिपोर्ट देखिए। 2008 में कसब आया और 2015 में कासिम। कसब लश्कर का कमांडर था तो कासिम लश्कर का लड़ाका। कसब पाकिस्तान के फरीदकोट के ओकारा गांव का था तो कासिम फैसलाबाद के शहरी रिहाइश कॉलोनी गुलाम मोहम्मद अबद का रहने वाला। कसब गरीब परिवार से निकला था तो कासिम मिडिल क्लास परिवार से निकला। कसब फिदाइन था, कासिम सिर्फ हमलावर। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान की जमीन पर तैयार होने वाले आतंकवादियों में भी अब बड़ा परिवर्तन आने लगा है? या फिर लश्कर जो कल तक सिर्फ गरीब या गांव वालों को इस्लाम के नाम पर खड़ा करता या आतंक की तरफ ढकेल देता, वही लश्कर अब भारत को लेकर बदले की भावना के साथ पढ़े लिखे लड़कों को या खाते पीते घर वाले लड़कों को अपने साथ जोड़ रहा है या फिर वो जुड़ रहे हैं? यह ठीक उसी तर्ज पर जो कश्मीर में आतंक को नए सिरे से पकड़ते युवा कश्मीरी जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, क्या उसी तर्ज पर पाकिस्तान में भी आतंक का सिरा अब पढ़े लिखे और खाते पीते घर के युवा पकड़ तो नहीं रहे? क्योंकि पकड़े जाने के बाद कासिम ने बदला लेने के लिए हमला करने को खुले तौर पर जिक्र भी किया। अच्छा काम करो, दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी लगाओ। दिहाड़ी क्या लगाए? मारना ही मारना है। तो क्या लश्कर के आतंक की रणनीति अब ठीक उसी तरह बदली है जैसे संसद पर हमले के बाद जब पाकिस्तान में लश्कर को लेकर सवाल उठे तो हाफिज सईद ने जमातुल दावा बनाकर खुद को पाक साफ करार दिया था, यानी कहा लश्कर से उनका कोई रिश्ता नहीं। याद कीजिए तो लश्कर 1986 में बना और जमातुल दावा 2002 में, और दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही था कि लश्कर बंदूक उठाता लेकिन जमातुल दावा सामाजिक तौर पर काम करता। लश्कर के साथ ज्यादातर इस्लाम के नाम पर बंदूक उठाने वाले वैसे युवा जुड़ते जो गरीबी से निकले थे या फिर इस्लाम के नाम पर आतंक को भी जायज ठहराते। तो अब सवाल 3 है। पहला, क्या लश्कर आतंक को शहरी युवाओं से जोड़ने में सफल हो रहा है? क्या फिदाइन की जगह पढ़े लिखे लड़के लड़ाकों के तौर पर बंदूक उठा रहे हैं? और क्या कासिम का पकड़ा जाना लश्कर की रणनीति का हिस्सा है? कब निकला है पाकिस्तान? तीसरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पकड़े जाने के बाद भी कासिम के चेहरे पर कोई गिला शिकवा नहीं उभरता। जिस तरह कासिम को पकड़ा गया उससे लगता यही है, या तो कासिम को फिदाइन या लड़ाके की ट्रेनिंग सही तरीके से दी नहीं गई या फिर कासिम खुद की पहचान बनाने के लिए फिदाइन नहीं बना, यानी पकड़े जाने के डर से भी उसने खुदकुशी नहीं की। यानी हर हाल में वह खुद को जीवित रखना चाहता था और जिस बात को लेकर आया है वो उस बात को पहुंचाना चाहता था। यानी हर हालात आतंक की उस लकीर को नए सिरे से खींच रहे हैं जिससे 2008 के मुंबई हमले से कहीं आगे 2015 का कासिम का चेहरा ही अब नजर आए और भारत पाकिस्तान के बीच सारी बातचीत आतंकवाद के उन चेहरों में सिमट जाए जिस पर पाकिस्तान भी कहे कि वो आतंकवाद से प्रभावित है, चाहे भारत पाकिस्तान की जमीन से होते आतंक को लेकर पाकिस्तान को कटघरे में ही क्यों ना खड़ा करे। समझने की कोशिश किया जाए कि दरअसल लश्कर उस वक्त बनता है जब तालिबान सर उठा रहा था, तालिबान के साथ वह भी खड़ा होता, इस्लाम का जिक्र तब भी किया जाता है। लेकिन स्थिति इस दौर में क्या बदल गई है? इस दौर में आईएस निकल कर आ गया है
और नए तरीके से लश्कर अपने आप को संगठित कर रहा है, या फिर समाज के भीतर जो आईएएस को लेकर बहस चल रही है, खासतौर से इस्लामिक समाज के भीतर, उसको वो आकर्षित करते हुए आतंक को नए सिरे से गढ़ना चाह रहा है। हम आपको दिखलाते हैं फैसलाबाद की उन गलियों को जिन गलियों में कासिम बड़ा हुआ, अगर वो वाकई फैसलाबाद का है तो। ये फैसलाबाद की वह गलियां हैं जहां कासिम बड़ा हुआ। शहरी मिजाज को जीता फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद अबद कॉलोनी में रिहाइश रईसों की भी है और मध्यम वर्ग के तबके की भी। हालांकि कासिम मध्यम वर्ग से आता है, पिता भी नौकरी, भाई भी नौकरी, बहन भी नौकरी, यानी जो जिंदगी कासिम ने जी वो गरीबी और मुफलिसी से दूर पढ़ने लिखने और नौकरी के लिए संघर्ष करने वाली रही। तो क्या पाकिस्तान के भीतर मिडिल क्लास में भी आतंकवाद को लेकर कई नए सवाल खड़े हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि फैसलाबाद में बीते दिनों हाफिज सईद 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार गया। मोर्चे बाकी हैं, इंशाअल्लाह ये मोर्चे गिर जाएंगे। और कासिम इस दौर में कैसे लश्कर तौयबा से जुड़ा यह तो अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जमातुल दावा के बैनर तले फैसलाबाद में बीते 2 बरस के भीतर 6 मौके ऐसे जरूर आए जब हाफिज सईद की रैली हुई। असल में आईएस के उभार के बाद लश्कर के ताल्लुक शहरी युवाओं के बीच भी बढ़े हैं और लोकप्रिय भी हुए हैं, और मौजूदा वक्त में माना जाता है कि लश्कर के साथ तकरीबन 300 युवा पढ़े लिखे जुड़े हैं। कॉलेजों में भी जमातुल दावा तकरीर कर रहा है। पाकिस्तानी युवाओं में भी आईएस को लेकर भी लगातार बहस जारी है। और ध्यान दें तो लश्कर ने भी खुद को आईएस से जोड़ा है, यानी पहले जहां तालिबान की वो वकालत करता था, वहीं अब तालिबान से इतर आईएस के पक्ष में लश्कर और जमात में भी बहस हो रही है, और वो चाहते हैं कि कॉलेज के छात्र भी उनके साथ इस बहस में जुड़े। इसीलिए रैलियां भी हो रही हैं और तकरीर भी चल रही है, और इसी बहस को लेकर लश्कर पढ़े लिखे लड़कों के बीच जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि कासिम भी इसी तर्ज पर लश्कर से जुड़ा, जिसकी ट्रेनिंग लश्कर के हेडक्वार्टर यानी मुरिदके में दिमागी तौर पर हुई, तो उसके बाद पीओके यानी मुजफ्फराबाद में लश्कर के हमलावरों के साथ ट्रेनिंग के बाद भारत में घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल से हुई, जो कि सीमा पार पुंछ से होते हुए उधमपुर पहुंचा। आतंक का ये चेहरा नए तरीके से चिता भी रहा है और आने वाले वक्त में किस रूप में तैयार होना इस बात का अंदेशा भी दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी दे दे, संसद के भीतर से 25 कांग्रेस के जो सांसद निलंबित हुए हैं वो नए तरीके की व्यू रचना कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर की जानकारी और दे। नीतीश कुमार पत्र लिखते हैं, पत्र इस तरफ से भी जाता है पलटवार के तौर पर। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कांग्रेस का जिक्र। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सुशील मोदी, सीपी ठाकुर। जी, नीतीश कुमार ने निशाना नरेंद्र मोदी पर लगाया, लेकिन पलटवार के लिए एक साथ मोदी के 5 महारथी मैदान में उतर आए। नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे इस खुले खत के जरिए आज बिहार की राजनीति गरमा दी। नीतीश ने आरोप लगाया कि मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में नीतीश के डीएनए को लेकर भद्दी टिप्पणी की, और ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि बिहार वासियों का अपमान है। लेकिन जैसे ही नीतीश के मन की बात सार्वजनिक हुई, मोदी के 5 सिपह सालारों ने खुला खत बिहार वासियों के नाम लिखा। उन्होंने मोदी की जनसभा में टिप्पणी पर भी सफाई दी। नीतीश कुमार की आदत है सबको अपमानित करने का, इस बार उनको पाला पड़ा है। और ये जब यदि अपने कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो इनसे भी ज्यादा गरीब जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सुशील मोदी और सीपी ठाकुर की तरफ से लिखे इस खत में कहा गया है कि मोदी ने नीतीश के राजनीतिक डीएनए को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे नीतीश अपने डीएनए के बारे में बता रहे हैं। राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया कि एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। साथ ही इस लेटर के जरिए नीतीश पर यह कहते हुए भी निशाना साधा गया कि नीतीश पहले भी अपने आसपास रहने वाले चाटुकारों की मंडली के बहकावे में आकर मानने लगे थे कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस कारण उन्होंने भाजपा के साथ अपना गठबंधन भी तोड़ दिया। उसके बाद इतिहास साक्षी है कि क्या हुआ। दरअसल खतों की इस लड़ाई के जरिए वोट बैंक को साधने का खेल है, जिसमें नीतीश ने मोदी की टिप्पणी के जरिए
उन्हें दलित और महादलित विरोधी साबित करने की कोशिश की तो मोदी की मंडली ने नीतीश को बिहार के विकास का विरोधी करार दे डाला। और पहले नीतीश मोदी से माफी की मांग कर रहे थे, अब बिहार विरोधी टिप्पणी के लिए नीतीश से ही माफी मांगी जा रही है। सियासत की बिसात है, अच्छी बात है, खत लिखे जाते हैं तो कुछ सोचा जाता होगा, लेकिन सामान्य तौर पर तो राजनीतिक जुआ जिस रूप में फिसल रही है और आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, वह भी कम बड़ा आतंक नहीं। छोटा सा